वेलकम बैक बच्चों, आपके प्यारे फेवरेट चैनल फिजिक्स बाय MKS में। और आज हम स्टडी करेंगे सीरीज LCR सर्किट। और सीरीज LCR सर्किट के अंदर हम देखेंगे कि जो हमारा सर्किट होगा अल्टरनेटिंग करंट वाला, उसके अंदर हमें रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस तीनों देखने को मिलेंगे। ये हम अच्छे से जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो करंट के साथ फेज में होता है, कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। जो कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस में हम जानते हैं कि करंट वोल्टेज से π/2 लीड करता है। और इंडक्टेंस में हम जानते हैं कि करंट लैगिंग बिहाइंड होता है वोल्टेज से π/2। ठीक है, तो तीनों अगर एक साथ किसी सर्किट में है तो किस तरीके से हमें पीक वोल्टेज और पीक करंट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, वेक्टर्स के लॉ को फॉलो करते हुए हम फाइंड आउट करेंगे। इसके अलावा जो फेज डिफरेंस आता है वो भी हम कैलकुलेट करेंगे। इम्पीडेंस जो इस सर्किट की निकलेगी वो हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो और उसके बाद में हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं LCR सर्किट, सीरीज LCR सर्किट, और उसकी कुछ कंडीशंस और कुछ वैल्यूज निकालते हैं वन बाय वन। तो हमने लिया बच्चों LCR सर्किट। क्या होगा बच्चों इस सर्किट के अंदर? तो हम जानते हैं इस सर्किट के अंदर एक कॉइल होगी। ठीक है, इसका कुछ इंडक्टेंस होगा। कॉइल के बाद में हम क्या ले सकते हैं? कैपेसिटेंस ले सकते हैं, रेजिस्टेंस ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, और एक AC का सोर्स लग रहा होगा डेफिनेटली। और ये AC सोर्स जो है इसकी वैल्यू है V = V0 sin ωt। ये हम जानते हैं हमेशा, क्योंकि जो वोल्टेज की वैल्यू है वो तो टाइम डिपेंडेंट है, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं इसको L इंडक्टेंस, ये C और ये रेजिस्टेंस R। यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इसे हम मानते हैं VL। यहाँ पे जो हो रहा है इस कैपेसिटर के एंड्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है VC, और यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है VR, ये हम मानेंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर ये हमारे वोल्टेज की स्टार्टिंग इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की इक्वेशन है तो हम इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन भी लिख सकते हैं। हम लिखेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट कितनी होगी बच्चों? अगर ये है V = V0 sin ωt तो हम क्या लेंगे? I = I0 sin ωt। ठीक है, स्टार्टिंग में बच्चों ये वैल्यूज हम लेके चलेंगे, पर देखो हमें अच्छे से पता है कि अगर यहाँ पे सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस इस एंड पे भी आ रहा है, इंडक्टेंस के भी, और यहाँ पे कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस के भी, तो हमने देखा कंबाइंड सर्किट का जो पोटेंशियल होगा या जो भी उस पोटेंशियल डिफरेंस की पीक वैल्यू होगी V0 की, जो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, तो वो इन तीनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा। तो हमने देखा यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ है ना। L जो कॉइल है उसके एंड्स के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस है, कैपेसिटर और रेजिस्टर भी, तीन वोल्टेज आ रहे हैं। तो हम जानते हैं कि तीनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो हम वेक्टर से सॉल्व करेंगे। हमने बताया था उसमें हम वोल्टेज को और ये जो करंट है इनको वेक्टर मानते हुए हम स्टडी कर सकते हैं। तो पैरेललोग्राम लॉ लगा के हम जो वोल्टेज है और करंट है उसकी पीक वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ तक हमने लिखा, स्टार्टिंग में हमने माना ये वोल्टेज की इनिशियल इक्वेशन है V = V0 sin ωt। इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, इतना उतार लीजिए, फिर हम आगे करते हैं। अगर यहाँ पे हम किरचॉफ लॉ अप्लाई करें तो देखो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं अप्लाइंग KVL इन अबोव circuit
इस सर्किट के अंदर हम अगर केवीएल अप्लाई करेंगे तो देखो बच्चों क्या आएगा, यहाँ पे हम इनिशियल वैल्यू माइनस और इसको प्लस मानते हैं। हम मानते हैं कि सपोज हम इधर से इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं V माइनस, यहाँ पे जो भी ड्रॉप होगा कंप्लीट ड्रॉप को हम क्या मान सकते हैं, माइनस VLCR लिख लेते हैं, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 0। तो हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू VLCR, ठीक है। और हम जानते हैं यहाँ पे जो पीक वैल्यू होगी इनकी वो भी इक्वल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू V इज इक्वल टू VLCR, देन V नॉट इज इक्वल टू V नॉट LCR। अगर ये वैल्यूज इक्वल है तो इनकी जो पीक वैल्यूज होगी वो भी इक्वल होगी। और हम इसके अगर कंबाइंड इक्वेशन लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, तो ये उतारिए, हम लिखते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, इसको मिटाते हैं फिर। तो देखो बच्चों, ये जो हमें दे रखा है, अब हम इसकी वैल्यू लिखते हैं। तो हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू, देखो वैल्यू हमने निकाली थी VLCR, तो लिख सकते हैं V इज इक्वल टू VLCR इज इक्वल टू, V की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, V नॉट साइन ओमेगा t इज इक्वल टू V नॉट LCR साइन ओमेगा t। इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसे, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यूज इक्वल थी तो ये लिख सकते हैं। और V की जगह V नॉट साइन ओमेगा t एज इट इज हम लिख देते हैं। तो ये उतार दीजिए। ठीक है, अब लिख, देखो ये हमने लिख लिया, तो इसके आगे हम लिखेंगे इफ चार्ज एट टाइम t on capacitor plates is Q current in circuit is I, then according to Kirchhoff's law क्या लिख सकते हैं बच्चों, किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग हम जो कंबाइंड पोटेंशियल ड्रॉप होगा, देखिए यहाँ पे हमने लिया था एक कॉइल, फिर हमने लिया था एक कैपेसिटर, ठीक है, और फिर हमने लिया था एक रेजिस्टेंस, इस तरीके से। और देखो बच्चों, ये वोल्टेज सोर्स लगाया था हमने, कोई एसी सोर्स, यहाँ पे हमने लिया था LCR। तो देखो जो ड्रॉप होता है हमारा, सेल्फ इंडक्टेंस में हमने पढ़ा है कि जो कॉइल का ड्रॉप होता है, पोटेंशियल ड्रॉप या ईएमएफ एक कॉइल के एंड पे कितना होता है, हम लिख सकते हैं LdI/dt। देखो यहाँ माइनस भी होता है, पर माइनस तो हमें सिर्फ ये बताता है कि वो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा अपोज करता है लेंज लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो हमें वो लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। प्लस यहाँ पे जो ड्रॉप होगा V इज इक्वल टू Q/C, कैपेसिटर वाले चैप्टर में हमने पढ़ रखा है, प्लस V इज इक्वल टू IR इज इक्वल टू
जीरो, क्योंकि देखो यहाँ से जो पोटेंशियल मिलेगा, यहाँ से जो पोटेंशियल मिलेगा हम जानते हैं उसका ड्रॉप इन तीनों के क्रॉस ही होगा, इनके अलावा तो कोई ड्रॉप करवाएगा नहीं। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं। और ये देखिए एक्चुअली ये V के इक्वल है, तीनों का जो ड्रॉप होगा वो एसी सोर्स से मिला होगा, तो इसको हम लिखेंगे V। तो तीनों पे जो ड्रॉप हुआ वो टोटल अगर हम करेंगे तो हमारे बैटरी का ईएमएफ आ जाएगा। और V इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, V नॉट साइन ओमेगा टी। हम लिख सकते हैं L डी आई अपॉन डी टी प्लस Q अपॉन सी प्लस आई आर इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो जो एसी सोर्स ने दिया वो ड्रॉप इन तीनों के क्रॉस हुआ, तीनों पे जो ड्रॉप हुआ उसको सम कर देंगे, तो ये जो हमारी बैटरी होगी इसका ईएमएफ, इसका जो भी वोल्टेज है हमें मिल जाएगा। तो इतना उतार दीजिए, फिर हम आगे करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसे मिटा के नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। मिटा देते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन बाय फेजर डायग्राम। सॉल्यूशन बाय फेजर डायग्राम। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है कि सबसे पहले जब हम ये सर्किट बना लेते हैं तो इसके बाद में हम वोल्टेज और करंट की इक्वेशन लिखते हैं। तो देखो सबसे पहले आप देखते जाना, हमने जो आरएल सर्किट पढ़ा, आरसी सर्किट पढ़ा और जो एलसीआर सर्किट पढ़ रहे हैं, सबके अंदर मैं सेम प्रोसीजर फॉलो कर रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। समय स्टेप बाय स्टेप हम एक ही तरीके से जाएंगे और रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए प्रोसीजर हम बदल ही नहीं रहे बिल्कुल। सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ठीक है, तो हम लिखेंगे हम लिखेंगे इसके अंदर वोल्टेज ऑफ एसी सोर्स कितना होगा बच्चों, ये इसकी इक्वेशन होती है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है ना, तो इसकी वजह से करंट कितना होता है, देयरफॉर वैल्यू ऑफ alternating value of current will be ठीक है, या वैल्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ करंट विल बी, ये कितनी होगी बच्चों, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। लिख लीजिए, ये लिखने के बाद हम क्या लिखते हैं, जो भी हमारे सर्किट में पोटेंशियल ड्रॉप हो रहे थे, देखो सर्किट यहां पे मैं बना देता हूं। एसी सोर्स की जो वैल्यू थी वो थी V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, यह था L C R, ये था VR, ये था VC और ये था VL। ठीक है, तो यहाँ पे जो ड्रॉप होगा वो हम लिख लेते हैं वन बाय वन। तो हम लिखेंगे इसके बाद में पोटेंशियल डिफरेंस at the ends of coil कितना होगा बच्चों,
ये होगा V इज इक्वल टू V नॉट, V इज इक्वल टू V नॉट L। और यहाँ पे बच्चों देखो हम जानते हैं कि जो ये वोल्टेज होगा, ठीक है, ये करंट से, वोल्टेज होगा वो करंट से आगे होगा पाई बाई टू इंडक्टेंस के केस के अंदर। तो हम क्या लिखेंगे, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। इसी तरीके से लिखेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस at the ends of कैपेसिटर। ये कितना होगा बच्चों, हम जानते हैं ये होगा वी एल, इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं वी सी, तो जाएगा वी नॉट सी, और इसे हम लिख देंगे साइन, और ये जो वोल्टेज होता है कैपेसिटर के अक्रॉस, ये करंट से, करंट आगे होता है पाई बाई टू, ये करंट से पाई बाई टू पीछे होगा, तो लिखेंगे ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ये उतार लीजिए आप। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बच्चों रेजिस्टेंस के अक्रॉस, हम लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस एट द एंड्स ऑफ रजिस्टर वो कितना होगा रजिस्टर के एंड्स पे। तो बच्चों रजिस्टर में हमने देखा कि जो रेजिस्टेंस होता है करंट उसके साथ फेज में होता है, उन दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। इस वजह से हम क्या लिखेंगे, वी आर इज इक्वल टू वी नॉट आर साइन ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ पे हमें कोई भी फेज डिफरेंस क्रिएट नहीं करना क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस होता ही नहीं है। ठीक है, ये उतारिए आप। अब देखो बच्चों, इनके अगर हम डायग्राम्स बनाना चाहें, ठीक है ना, इसके फेजेस को अगर हम दिखाना चाहें तो हम किस तरीके से देख सकते हैं। देखो यहां पे जो वी आर है, वी आर और आई के अंदर तो कोई फेज डिफरेंस होता ही नहीं है, दोनों सेम फेज में होते हैं। फिर अगर हम नेक्स्ट वाला डायग्राम बनाए तो देखो इस तरीके से दिखा सकते हैं, ये पाई बाई टू, ये कौन होगा बच्चों, वी एल, और ये होगा करंट से पाई बाई टू आगे होगा वोल्टेज। और जो लास्ट वाला है उसको हम किस तरीके से बनाते हैं, ये वाला, और कैपेसिटेंस के अंदर करंट आगे होगा, ठीक है ना, करंट आगे होगा कैपेसिटर के वोल्टेज से पाई बाई टू। ठीक है, तो ये फेज डिफरेंस का डायग्राम बना लीजिए, फिर हम आगे करते हैं। उतार लिया बच्चों, मिटा देते हैं बस। तो बच्चों इसके बाद में हम कैलकुलेट करते हैं पीक वैल्यू ऑफ
करंट एंड इम्पीडेंस, पीक वैल्यू ऑफ करंट एंड इम्पीडेंस, पीक वैल्यू ऑफ करंट एंड इम्पीडेंस किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? तुमने देखा था बच्चों कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जब हमें पीक वैल्यू निकालनी होती है करंट और वोल्टेज की, तो हम वेक्टर लॉ फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेक्टर लॉ फॉलो करेंगे, वोल्टेज को वेक्टर क्वांटिटी मानते हुए इसके अंदर हम कैलकुलेट कर लेंगे इजीली। तो देखिए हम क्या करेंगे, द वैल्यू ऑफ करंट can be calculated by considering voltages as vector quantities। इसीलिए हम फेजर डायग्राम स्टडी करते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। और इसके अंदर इनिशियल कंडीशन के अंदर बच्चों हम क्या कंसीडर करके चल रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटीज एंड अज्यूम कि जो ये VL है, ठीक है, ये VC से ग्रेटर है, ठीक है। फर्स्ट वाली कंडीशन के लिए हम कर रहे हैं VL इज ग्रेटर देन VC। ठीक है। और अगर ऐसा है तो हम ये भी बोल सकते हैं V0L देन V0C। इस कंडीशन के लिए हम कैलकुलेट करेंगे बच्चों। हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है इंडक्टेंस के अक्रॉस वो ज्यादा है कैपेसिटर से। सेकेंड वाली कंडीशन के अंदर इसको ग्रेटर मानेंगे, इसको कम मानेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे उस कंडीशंस में किस तरीके से रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे हम। तो ये बना लीजिए, अब हम वेक्टर डायग्राम बनाते हैं बच्चों। हमने क्या बोला, इनको कंसीडरिंग वेक्टर। अब वेक्टर कंसीडर करते हुए करना है तो हम वेक्टर बनाते हैं। तो देखो बच्चों इस तरीके से, ठीक है। यहां पे तो हम R मान लेंगे, ठीक है। यहां पे क्या मान सकते हो, VL, यहाँ पे हम मानेंगे VC, V0L, इसको मानेंगे V0C, ये जो डिफरेंस आएगा इस डिफरेंस को हम क्या मानेंगे, V0L, V0L माइनस V0C देखो बच्चों, हम जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो तो करंट के साथ फेज में ही होता है, उन दोनों के बीच में तो कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, तो साथ में एक ही लाइन पे है। फिर हमने देखा कि जो वोल्टेज होता है VL वाला, देखो ये VL माना है अपन ने, VL जो है वो करंट से π/2 आगे होता है, और जो हमारा कैपेसिटेंस है वो करंट से π/2 पीछे होता है। तो ये डायग्राम हमने कंप्लीट कर लिया। ये डायग्राम बनाइए आप, फिर हम इसका पैरेललोग्राम लॉ लगाते हुए रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे। तो ये बनाइए आप, इस पॉइंट को मान लीजिए O, ठीक है।
यहाँ मान लीजिए बी, उसको मान लीजिए पी, जैसे हमने वेक्टर डायग्राम में माना था। इसको मान लेते हैं बी, डी, इसको माना है ओ, सी, इसको मान लेते हैं हम ए, इसको मान लेते हैं ए। अब देखो बच्चों, इसका रिजल्टेंट तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ट्राई कीजिए। पैरेललोग्राम लो लगाइए इसके अंदर। देखो पैरेललोग्राम लो लगाएंगे हम। ये आ गया रिजल्टेंट को हम क्या बोलेंगे बच्चों, वी नॉट फिर से समझिए, यहाँ पे ये लाइन हमने बनाई तो आर रेजिस्टेंस और करंट सेम फेज में होते हैं, कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, एक ही लाइन पे। फिर करंट से π/2 पीछे, ठीक है ना, करंट से π/2 पीछे जो हमारा होता है वोल्टेज किसका, एसी का, कैपेसिटर का, और π/2 आगे जो हमारा वोल्टेज होता है वो इंडक्टर का, इंडक्टेंस का, तो उसको π/2 आगे। और फिर यहाँ पे देखो हमने क्या माना था, ये कंडीशन हमने मानी थी कि जो VL है वो ग्रेटर है VC से, V0L V0C से ग्रेटर है, तो हमने इसको माइनस किया, तो V0L माइनस V0C ऊपर की तरफ। देखो एक ही लाइन पे जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनका रिजल्टेंट हम माइनस करके निकालते हैं। तो देखो हमने माइनस किया V0L माइनस V0C, ठीक है। ज्यादा हमने V0L को माना है, तो जो ऊपर V0L है तो ऊपर की तरफ रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट वाली कंडीशन में हम V0C को ग्रेटर मानेंगे, तो जो रिजल्ट होगा वो रिजल्टेंट नीचे आएगा हमारा, और उसको हम लिखेंगे V0C माइनस V0L, इसका जस्ट अपोजिट, ठीक है। तो ये बनाइए, फिर हम इसे सोल्व करते हैं। तो बच्चों से हम सोल्व करते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पे सिर्फ इतना ही लिख लो, V0L इज ग्रेटर देन V0C, ये लगा रहने दो। अब हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं P। तो देखो वेक्टर जो पैरेललोग्राम है हमारा इस तरीके से सोल्व होता है बच्चों, तो हम क्या लिखेंगे, OP जो हमारा रिजल्टेंट है। क्या किया था हमने, RL और RC सर्किट में भी सेम प्रोसीजर किया था, तो क्या लिखोगे आप, OA वेक्टर OA प्लस AP, ये लिखना पड़ेगा आपको। RL और RC सर्किट में भी सेम प्रोसीजर हमने किया था। OP की जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो देखो AP की जगह हम क्या लिख सकते हैं, OD, ठीक है। तो आप लिखेंगे इसकी जगह OP इज इक्वल टू OA प्लस OD। वैल्यू हम रखेंगे, OP की जगह हम लिखेंगे V0 इज इक्वल टू OA। OA की जगह बच्चों हम क्या लिखेंगे, V0R प्लस OD की जगह क्या लिखेंगे, V0L माइनस V0C। तो हमें लिखना है V0L माइनस V0C। ये हमने निकाल लिया बच्चों पैरेललोग्राम लो लगाते हुए। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इस स्टेप के बाद हम क्या करते हैं, ट्राइंगल OAP के अंदर हम क्या लगाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, और फिर जो भी रिजल्ट होता है उसे हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये उतार लीजिए आप, टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ V0 use Pythagoras theorem
इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है बच्चों? ट्राइंगल है OAP, तो हम लिखेंगे ट्राइंगल OAP। हम यूज करेंगे वहां, तो लिखिए आप, फिर हम इसे यूज करते हैं। ये उतारिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम यूज करते हैं। देखो डायग्राम में लिमिट आ रहा हूं आपके लिए। डायग्राम के अलावा मैंने मिटा दिया है सब कुछ। देखो बच्चों, इसके बाद में हमें क्या करना है, हम यहाँ पे लो लगाएंगे। तो बच्चों ये पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद हम क्या लिखेंगे, OP स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। तो लिखेंगे OP स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। AP स्क्वायर की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। OP स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे V नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, V नॉट R स्क्वायर प्लस OD की जगह हम क्या लिखेंगे बच्चों, OD की जगह V नॉट L माइनस V नॉट C का स्क्वायर, V नॉट L माइनस V नॉट C का स्क्वायर। ठीक है, लिख लिया बच्चों। और ये एंगल हम मान लेते हैं थीटा है, क्योंकि हमें थीटा भी निकालना पड़ेगा, फेज डिफरेंस भी अपन को निकालना पड़ेगा कि जो रिजल्टेंट वोल्टेज है V नॉट और जो करंट है I नॉट, इसके बीच में ये फेज डिफरेंस कितना होगा, तो ये भी हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अब हम वैल्यू पुट करते हैं। अब देखिए ये डायग्राम हम समझ चुके हैं ऑलमोस्ट, तो हम इसे मिटा देते हैं या इसे रहने देते हैं, बिना मिटाए मैं करता हूं। तो देखो V नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, I नॉट R नॉट स्क्वायर प्लस, इसको हम क्या लिख देंगे, देखो बच्चों यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं I नॉट XL, इसको I नॉट XC। लिखिए, आगे कैलकुलेट करके देखिए क्या आएगा। वैल्यू पुट कीजिए। इसका स्क्वायर देखिए बच्चों, डायग्राम हमें मिटाना पड़ेगा, मिटा देते हैं हम। या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो अब नेक्स्ट जो हम कैलकुलेट करेंगे वो किस तरीके से करेंगे, तो देखो बच्चों यहाँ पे हम लिख सकते हैं V नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू I नॉट स्क्वायर R स्क्वायर प्लस, यहाँ से हम I नॉट स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, XL माइनस XC का स्क्वायर। ठीक है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, I नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो I नॉट की वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। अब तो I नॉट की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे अगर आप चाहे तो एक स्टेप और कर सकते हैं, V नॉट स्क्वायर, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। I नॉट स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ बचा R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। I नॉट की वैल्यू, सॉरी, वैल्यू में निकालनी हो तो निकाल सकते हैं V नॉट अपॉन R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC
का स्क्वायर। सॉरी, ये देखिए पीक वोल्टेज की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, सॉरी, आगे हम सोल्व करते हैं इसको। ये देखो V नॉट अपॉन R, इसको हम रेजिस्टेंस की जैसे बिहेव हम मानते हैं कि ये जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है हमारे LCR सर्किट का, और कंबाइंड रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इंपिडेंस। तो इसको हम लिखेंगे Z। तो ये मिटा देता हूं, उतार लिया होगा आपने। देखो बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं I नॉट इज इक्वल टू V नॉट अपॉन, इसको मैं लिख देता हूं Z। ठीक है, where Z behaves like resistance, and it is called impedance. इट इज कॉल्ड इम्पिडेंस। बच्चों रेजिस्टेंस की जैसे बिहेव कर रही है तो यूनिट हम इसकी क्या मानेंगे, यूनिट मानेंगे इसकी हम ओम। आरएल और आरसी सर्किट में भी जो हमने इम्पिडेंस पढ़ी थी उसकी भी यूनिट क्या होगी, ओम। कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस वो भी रेजिस्टेंस की जैसे बिहेव कर रहे हैं तो उसकी भी यूनिट हम क्या मानेंगे, ओम। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया है और यहां पे हम लिख सकते हैं where Z is equal to root R square plus XL माइनस XC का स्क्वायर। उतार लीजिए बच्चों, ये इम्पीडेंस भी निकल गया सर्किट का, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। उतार लिया, तो देखिए मिटा देते हैं इसे। करंट की पीक जो वैल्यू होगी, पीक वैल्यू ऑफ करंट हमने फाइंड आउट कर लिया, इंपिडेंस भी हमने फाइंड आउट कर लिया। हमने यही हेडिंग लिखी थी, पीक वैल्यू करंट की फाइंड करनी थी और इंपिडेंस हमें फाइंड करना था। अब हम क्या करते हैं, इनके बीच का फेज डिफरेंस वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट हम लिखते हैं फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। करंट और वोल्टेज के बीच में कितना फेज डिफरेंस होगा, तो देखो बच्चों इजीली फाइंड आउट हम कर सकते हैं। क्या निकालना होगा हमें, टेन थीटा इज इक्वल टू, देखिए वो जो पीछे वेक्टर डायग्राम अभी हमने मिटाया है उस वेक्टर डायग्राम को देखिए। हमने वहां पे जो बेस था वहां पे हमने क्या लिखा था, ओ ए, और परपेंडिकुलर पे क्या लिखा था, ओ डी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ओ डी। ये हमने क्या माना था बच्चों, वी नोट एल माइनस वी नोट सी अपॉन ओ ए। इसको हमने क्या माना था, वी नोट आर। वैल्यूज पुट कर देंगे हम, तो ये हो जाएगी बच्चों आई नोट टेन थीटा हो जाएगा, आई नोट एक्स एल माइनस आई नोट एक्स सी अपॉन आई नोट आर। देखो बच्चों आई नोट ये कैंसिल हो जाएंगे,
तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर, ठीक है। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स एल को हम लिख सकते हैं एल ओमेगा माइनस एक्स सी को लिख सकते हैं 1/c ओमेगा, अपॉन में हम क्या लिख सकते हैं आर, ठीक है। तो अगर हम थीटा की वैल्यू चाहें तो देखो ये टेन थीटा की वैल्यू है, तो अगर हमें थीटा निकालने को बोला जाए तो हम क्या बोल सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर, और एक्स एल और एक्स सी की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हमने फेज डिफरेंस भी निकाल लिया इनके बीच में। उतार लिया आपने, तो देखो अब आगे करते हैं हम। फेज डिफरेंस कैलकुलेट हो चुका है बच्चों, उतार लीजिए आप। अब देखो, अब ये देखते हो करंट की इक्वेशन हम लिख सकते हैं फ्रॉम वेक्टर डायग्राम, इक्वेशन ऑफ करंट, इक्वेशन ऑफ करंट क्या होगी बच्चों, इक्वेशन ऑफ करंट लिखो, I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। देखो पता है हमको ये करंट जो है वो पीछे था इंडक्टेंस से, ठीक है। तो हमने देखा था कि एक्स अपन ने क्या माना था, वी नॉट एल को वी नॉट सी से ग्रेटर माना था। तो हमने इसमें देखा कि जो हमारा करंट था अब वो π/2 की जगह ना रखे, क्योंकि देखो VLC π/2 आगे ले जाना चाहेगा और जो हमारा इम्पीडेंस जो हमारा कैपेसिटेंस होगा वो पीछे लाना चाहेगा, ठीक है। तो जो हमारा करंट होगा, ठीक है ना, उस करंट की इक्वेशन बनेगी I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस थीटा, ठीक है। थीटा की वैल्यू किस तरीके से निकलेगी वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। अब हम इसके फेजर डायग्राम्स बनाएंगे। उतार लिया होगा आपने, मिटा देता हूं। देखो जो केस 1 हमने स्टडी किया था उस केस के अकॉर्डिंग हम वैल्यू लिखते हैं, फिर केस 2 के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करते हैं। तो देखो केस 1 में तो हमने वी नॉट एल को वी नॉट सी से ग्रेटर माना था, तो उस केस में जो देखो वैल्यू होगी हमारी वो पॉजिटिव आएगी, ठीक है ना, फेज डिफरेंस। और उस कंडीशन में हम मानेंगे कि जो हमारा सर्किट है वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है,
ये प्योर इंडक्टिव सर्किट की जैसे आरएल सर्किट की जैसे बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखो इफ ओमेगा एल इज ग्रेटर देन केस 1, if omega L is greater than 1 upon omega C, then resultant reactance will be inductive, then resultant reactance is inductive, resultant reactance is inductive and phase difference is positive, ठीक है। फेज डिफरेंस इज पॉजिटिव, in this condition whole LCR circuit will behaves like LR circuit, behaves like LR circuit, and current lagging behind voltage by theta, और ये थीटा की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 के बीच में आएगी, हमें पता है। वैल्यू ऑफ थीटा इज इन बिटवीन 0 to पाई बाई 2, ये लिख लीजिए 0 to पाई बाई 2। उतार लिया आपने, इसको मिटा देते हैं, उतार लीजिए। फिर नेक्स्ट पार्ट कैलकुलेट करते हैं इसका। अब हमें क्या करना है बच्चों, एक्चुअली हमने कंडीशन तो बना ली है, अब हमें इसका फेजर डायग्राम बनाना है। तो आप उतार लीजिए, फिर हम इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं।
फेजर डायग्राम। देखो बच्चों, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स, ये वाई एक्सिस है। अब हमें क्या बनाना है इसके अंदर, इसके अंदर अब हम बनाना चाहते हैं जो हमारे VL और VC थे। तो देखो हम बना लेते हैं इस तरीके से, स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश करेंगे हम। इसको हम बच्चों क्या मान लेते हैं, इसको तो हमने माना था V0L, और ये जो वैल्यू आई थी हमारी, ठीक है ना, जो वैल्यू आई थी इस वैल्यू को हमने क्या माना था, V0L माइनस V0C, ठीक है। तो लीजिए इसको हमने माना था V0C, या वेक्टर नहीं भी लगाना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, फेजर डायग्राम में आप लगा भी सकते हैं, ठीक है। से 90 डिग्री पे कौन होगा, रेजिस्टेंस। इसको हम क्या लिख देंगे बच्चों, V0R, V0R और V0R और V0L माइनस V0C, इससे हम क्या निकालेंगे, इसका रिजल्टेंट पैरेललोग्राम का, ठीक है। देखिए ये परपेंडिकुलर लग रहा है आपको, इसको हम मान लेते हैं V0R, यहां से हम बनाते हैं पैरेललोग्राम, ये किसकी वैल्यू आएगी बच्चों, रिजल्टेंट V0 की, ये डायग्राम बना लीजिए। और ये तो हम जानते ही हैं V0R जिस डायरेक्शन में होता है I0 भी उसी डायरेक्शन में होता है, और ये V0L I0 से π/2 आगे होगा, ठीक है। तो तुम जानते ही हैं एंगल है π/2, ये एंगल भी है कितना, π/2, और करंट आगे होगा कैपेसिटेंस से π/2, ये भी हमने बना दिया यहाँ पे। इस एंगल को हम क्या मानेंगे बच्चों, हमने माना था थीटा, और ये जो पूरा एंगल है
पूरे एंगल को हमने माना था ओमेगा टी। ये हम बना सकते हैं तो ये हमारा फर्स्ट वाली कंडीशन के लिए वेक्टर डायग्राम बन गया है, ठीक है। और रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला तो हमने फाइंड आउट कर ही लिया था। वी नोट कैसे निकाला था हमने, इज इक्वल टू क्या होता है हमारा पैरेललोग्राम लो, वी नोट आर प्लस वी नोट एल माइनस वी नोट सी। ये हम ऑलरेडी बना चुके हैं, ये सिर्फ उसका फेजर डायग्राम बना के बताया मैंने आपको, तो ये बना लीजिए आप साथ साथ में, क्योंकि जब भी एलसीआर का क्वेश्चन आता है तो हमें फेजर डायग्राम बनाना होता है बच्चों साथ में। तो ये फेजर डायग्राम आप कंप्लीट कीजिए। देखो वी नॉट एल और वी नॉट सी में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा, क्योंकि करंट से ये π/2 पीछे होगा जबकि इंडक्टेंस वाला π/2 आगे होगा। वोल्टेज दोनों में आपस में 180 का होगा और बिल्कुल इनसे 90 डिग्री पे वी नॉट आर, और करंट तो सेम फेज में होता है रेजिस्टेंस के साथ में। और फिर जो करंट का और जो रिजल्टेंट वोल्टेज आया था वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी, और इसके साथ में जो हमारा करंट था, इन दोनों का मैंने जब रिजल्टेंट निकाला तो वो इधर आएगा और रिजल्टेंट की वैल्यू मैंने लिख दी है अलग से, ये आएगा हमारा रिजल्टेंट। तो बनाइए, फिर हम दूसरा डायग्राम बनाते हैं। बना लिए बच्चों? अगर आपने बना लिए तो मैं मिटा देता हूं। अब देखो ये सेम चीज फेजर डायग्राम अगर हमें इम्पीडेंस के लिए बनाना है, इसी वाले सर्किट के लिए फर्स्ट वाली कंडीशन के लिए, जब हमने क्या माना है वी नॉट एल इज ग्रेटर देन वी नॉट सी, इसी के लिए जब हमें इम्पीडेंस के लिए रिजल्टेंट, क्योंकि देखो रिजल्टेंट हमने देखा यहाँ पे तीनों रेजिस्टेंस अप्लाई किए थे हमने, ठीक है ना, इंडक्टेंस के थ्रू, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस। तो उन तीनों जब रेजिस्टेंस एक साथ सर्किट में अप्लाई हो रहे तो उनका भी रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, जिसको हमने इम्पीडेंस बोला था। तो इम्पीडेंस के लिए भी अगर हम डायग्राम बनाएंगे वेक्टर डायग्राम, तो किस तरीके से बनेगा देखिए। बच्चों यहां क्या आ जाएगा आर, यहां इसको हम ले लेते हैं ओमेगा एल, इसको ले लेते हैं 1/ओमेगा सी, ठीक है। और ओमेगा एल को हम थोड़ा ऊपर लेंगे क्योंकि हमको इनका रिजल्टेंट भी बनाना है, लेंगे ओमेगा एल, और यहां तक हम ले लेते हैं ओ से, ये जो है इसको हम क्या लिख लेंगे बच्चों, ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी, ठीक है। अब देखो वेक्टर डायग्राम कंप्लीट करेंगे। रिजल्टेंट बनाएंगे और इस रिजल्टेंट पे हम क्या लिख देंगे z, एंगल थीटा। बना लीजिए ये डायग्राम भी। देखो बच्चों जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं, वही पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अलग से, वेयर
Z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c का स्क्वायर, या ऐसा लिख सकते हो इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का स्क्वायर उतार लीजिए बच्चों। उतार लिया। अब हम सेकंड कंडीशन के लिए करते हैं, जबकि हम क्या करेंगे, हम उस कंडीशन में 1/ओमेगा c को ग्रेटर मानेंगे ओमेगा एल से। तो उस कंडीशन के लिए भी हम फेजर डायग्राम बना लेते हैं। तो ये आपने बना लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पोज करके, फिर हम उसको भी कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों सेकंड कंडीशन लिखिए, इफ 1/ओमेगा c इज ग्रेटर देन ओमेगा एल। ठीक है, लिख लिए, इफ 1/ओमेगा c इज ग्रेटर देन ओमेगा एल, तो हम क्या लिखेंगे, इन दिस कंडीशन रिजल्टेंट reactance will be capacitive and circuit behaves like RC circuit। लिखिए, and LCR circuit behaves like RC circuit। In this condition voltage is lagging behind current by theta, and its value will be नेगेटिव। अपोजिट साइड में आएगा बच्चों, तो नेगेटिव आएगी वैल्यू, उतार लीजिए। उतार लिया बच्चों। तो इस कंडीशन के अंदर फिर हम फेजर डायग्राम बनाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं, कैसा बनेगा।
तो बच्चों लास्ट जैसे हमने बनाया था वैसे ही इस कंडीशन के लिए भी फेजर डायग्राम बनाएंगे हम। कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको बिल्कुल भी, अगर आपने प्रोसीजर फॉलो किया है। देखो सबसे पहले हम एक्सिस बना लेते हैं। तो हमने बना लिया, ठीक है, ये हमने बना लिया एक्सिस और एक्स, ये वाई, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, एक ऐसे लाइन खींचनी है, इस तरीके से। तो बच्चों इस तरफ हमने क्या लिखा था, V नॉट L। इस तरफ क्या आएगा बच्चों, देखो ये आएगा हमारा V नॉट C। ये क्या आएगा बच्चों, V नॉट C, V नॉट C। और ये देखो इस बार हमने किसको 1/ओमेगा C को ओमेगा L से ज्यादा माना है, तो ये आएगा इनका रिजल्टेंट, जिसको मैं क्या लिख दूंगा बच्चों, इसको मैं लिख दूंगा V, देखो यहां पे लिख देता हूं आपको साफ से लिखे, V नॉट C माइनस V नॉट L। यहां तक तो ये बच्चों रिजल्टेंट आ गया। देखो अब यहाँ पे हमारा रिजल्टेंट आ गया, हमने इसको ज्यादा माना था। इससे हमें क्या करना है, π/2 के, देखो बच्चों ये जो हमारा आएगा इससे हमें π/2 फेज डिफरेंस पे हमें क्या रखना होगा, π/2 फेज डिफरेंस पे। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, देखो बीच में से सेंटर में से लेंगे और उस लाइन पे क्या लिख देंगे, रेजिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस से π/2 पीछे ये होगा, π/2 आगे ये वाली क्वांटिटी होगी। तो बीच वाली लाइन ड्रॉ कीजिए आप। तो बीच वाली लाइन जो हम ड्रॉ करेंगे बच्चों इस तरीके से, आई नोट तो उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में क्या होगा बच्चों, V नॉट R, V नॉट R और I नोट, ये तो एक डायरेक्शन में होंगे, दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। अब इन दोनों का हमें रिजल्टेंट निकालना है, तो यहां से हम पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे बच्चों। तो रिजल्टेंट बनाएंगे तो इससे पहले पैरेललोग्राम कंप्लीट कीजिए। ठीक है, ड्रॉ करते हैं हम। देखो बच्चों कहाँ ये जाके मिलेगा, ये लाइन थोड़ी सीधी नहीं बनी, इसको सीधी बना लेते हैं हम।
बच्चों ये वाली लाइन हमें थोड़ी सीधी बनानी है ताकि हमको उस पर रिजल्टेंट ड्रॉ करने में कोई दिक्कत ना आए। तो देखो ये हमने इस तरीके से और यहाँ से हमने इसको मिलाया। ये होगा हमारा रिजल्टेंट। थोड़ा करेक्ट नहीं है बच्चों, बट अप्रोक्स जैसा बन जाना चाहिए वैसा बन गया है। ठीक है, तो ये आप बना लीजिए। और ये जो है हमारा रिजल्टेंट आएगा V नॉट इस लाइन को हम डैश के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिसके अंदर हमने पैरेललोग्राम लॉ लगाया है। ठीक है, ये डायग्राम बनाइए आप। ये एंगल कितना है ये बच्चों बताओ। ये एंगल हमारा होगा थीटा। ठीक है ना, ये एंगल होगा ओमेगा टी। और ये एंगल कितना होगा थीटा। ठीक है, हमने देखा था कि रिजल्टेंट और करंट के बीच में एंगल था थीटा। और यहाँ पे जो इसका एंगल था, बेसिक इक्वेशन जो थी वी नॉट की, वी नॉट साइन ओमेगा टी ये वाला एंगल होगा। अब अगर इस सर्किट के लिए है ना, देखो बच्चों वी नॉट की वैल्यू तो हमने लिखी ही नहीं, तो वी नॉट तो आप लिख लीजिए। यहां पे आप लिख सकते हो वेयर वी नॉट, ये जो वी नॉट की वैल्यू आएगी ये क्या आएगी, वी नॉट आर प्लस वी नॉट सी माइनस वी नॉट एल। ये लिख लीजिए, ये हमारा गया रिजल्टेंट वी नॉट। अगर इंपीडेंस निकालना हो इस सर्किट का हमें, फॉर इंपीडेंस डायग्राम इंपीडेंस के लिए बनाते हैं हम। देखो बच्चों ऊपर क्या मानेंगे हम बताइए, ओमेगा एल। नीचे क्या मानेंगे, 1/, यहां पे लिखिए 1/ओमेगा सी। बीच में कहीं हमें क्या मिलेगा, 1/ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल, ये वैल्यू। और यहां से अगर हम इंपीडेंस निकालेंगे रिजल्टेंट तो हमारे पास आ जाएगी तो ये देखो बच्चों डायग्राम बन गया रिजल्टेंट इंपीडेंस का सेट। यहां पे हम क्या मानते हैं आर, तो आर ओमेगा एल। देखो आर की डायरेक्शन में तो करंट होता ही है, हम जानते हैं, या इसी डायरेक्शन में तो करंट होता है। करंट से π/2 आगे ये रहा, करंट से π/2 पीछे ओमेगा सी ये रहा,
इन दोनों का रिजल्टेंट नीचे वाली लाइन पे आएगा, ठीक है ना। इस पॉइंट को ओ में नाम दे दूं, इसको दे दूं डी, इसको दे दूं बी, ठीक है, और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं पी। तो देखिए जो ओ बी है इसमें रिजल्टेंट आ जाएगा 1/ओमेगा c माइनस ओमेगा एल, 1/ओमेगा c इधर, ओमेगा एल ऊपर, रिजल्टेंट आ गया इस लाइन पे, इस बार नीचे की तरफ, ठीक है। और ये फेज डिफरेंस हम जानते हैं कितना होगा, थीटा। यहां से हम z की वैल्यू लिख सकते हैं, तो बच्चों इस कंडीशन में भी हम z की वैल्यू लिख के बता सकते हैं। तो z की वैल्यू लिखेंगे आप, z इज इक्वल टू, ये जो z हमने फाइंड आउट किया है इसकी वैल्यू लिखेंगे, z इज इक्वल टू क्या होगी बच्चों, आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा c माइनस ओमेगा एल का स्क्वायर। उतार दीजिए, एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर होता है, तो हमने कर दिया एक्ससी माइनस एक्सएल, क्योंकि इस बार हमने क्या माना है, इस कंडीशन के अंदर कौन सी कंडीशन के लिए हम कर रहे हैं बच्चों, इस कंडीशन के लिए हम कर रहे हैं एक्स सी इज ग्रेटर देन एक्स एल, ठीक है ना। ये हम मान रहे हैं इस बार वी नॉट सी इज ग्रेटर देन वी नॉट एल। उसके लिए हमने ये वाला डायग्राम बनाया है और उसी के लिए हमने इम्पीडेंस का डायग्राम बनाया है। z आएगा और ये z रिजल्टेंट होगा, इसके इक्वल उतार लीजिए। उतारिए बच्चों। अब इसके अंदर हम इसकी थर्ड कंडीशन करते हैं, और वो थर्ड कंडीशन अपने आप में एक अलग से टॉपिक भी है। तो देखिए बच्चों, काफी आसानी से हमने इन दोनों के बीच में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस रखा, एक π/2 आगे है करंट से, एक π/2 पीछे है। सिंपली हमने देखो कुछ भी ज्यादा इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी नहीं की, बिल्कुल ये π/2 आगे होगा इंडक्टेंस रेजिस्टेंस या करंट से, और ये करंट से π/2 पीछे होगा। सिंपली हम जितना सिंपल कैलकुलेट कर सकते थे हमने ये डायग्राम्स बनाए, फेजर डायग्राम्स। अब देखिए बना लिए होंगे आपने, तो अब हम इसके अंदर कैलकुलेट करते हैं थर्ड कंडीशन के लिए। थर्ड कंडीशन क्या होगी, देखिए फ्रेंड्स, थर्ड कंडीशन के अंदर हम लिखेंगे इफ ओमेगा एल इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी, ठीक है। देखो बच्चों क्या होगा, z इज इक्वल टू, ये क्या होगा, r इज स्क्वायर प्लस, ये दोनों इक्वल हो गए, फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी। अब ये दोनों इक्वल हुए तो ये आपस में कट के जीरो हो गए, कैंसिल हो गए एक दूसरे से, तो हमारा z क्या बचा, z इज इक्वल टू r, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, इन दिस कंडीशन, in this condition circuit is pure resistive, in this condition circuit is pure resistive condition, circuit is pure resistive। देखो R के अलावा कुछ बचा नहीं है, दोनों तो जीरो हो गए, ठीक है। and there is नो, कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा वोल्टेज और करंट के बीच, देयर इज नो फेज, देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I, यहां हम लिख लेते हैं बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इस कंडीशन का बच्चों कुछ नाम होता है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं दिस कंडीशन इज कॉल्ड, इस कंडीशन को बच्चों हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं रेजोनेंस। दिस कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंस।
देखो बच्चों, जिस कंडीशन के अंदर हमारे पास सिर्फ रेजिस्टेंस रह जाता है, सर्किट का जो टोटल इंपीडेंस है वो रेजिस्टेंस केवल आर के इक्वल रह जाता है, तो उस कंडीशन में देखो, अब बच्चों इस कंडीशन में क्या होगा, देखो कोई भी सर्किट है उसमें रेजिस्टेंस तो होगा, वायर्स तो लगे हुए हैं, तो रेजिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी वायर है, कोई भी डिवाइस है, उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा, तो आर तो कभी जीरो नहीं हो सकता। ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहे हैं, ये अगर, और हम जानते हैं ओमेगा एल और ओमेगा सी इन दोनों में 180, ठीक है ना, पाई फेज डिफरेंस होता है, इनमें 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है, ठीक है, तो ये दोनों अगर अपोजिट और इक्वल है तो ये कैंसिल हो सकती है, तो अगर ये जीरो हो जाता है तो सर्किट में केवल रेजिस्टेंस बचता है, और इस कंडीशन में हमने देखा कि इन दोनों की वजह से लगने वाला रेजिस्टेंस तो जीरो हो चुका, तो रेजिस्टेंस सिर्फ किसका बचा, हमारे रेजिस्टेंस जो वायर्स का है, सिर्फ रेजिस्टेंस की वजह से जो हमारा इंपीडेंस आएगा वो। इस कंडीशन में जब रेजिस्टेंस मिनिमम है तो बच्चों इस कंडीशन में करंट मैक्सिमम होगा, ध्यान रखना, जिस कंडीशन में रेजिस्टेंस मिनिमम होता है उसमें करंट मैक्सिमम होगा, और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं रेजोनेंस। ये कंडीशन याद रखना, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा सीरीज एलसीआर सर्किट इन रेजोनेंस कंडीशन, या फिर हम बोलेंगे रेजोनेंस इन सीरीज एलसीआर सर्किट, तो वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो उसके अंदर हम ये पूरी कंडीशन ही पढ़ेंगे कि जब ये दोनों इक्वल होंगे तो सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस बचेगा, तो रेजिस्टेंस मिनिमम होगा, करंट मैक्सिमम होगा, तो उस सीरीज एलसीआर सर्किट के अंदर जो रेजोनेंस की कंडीशन आएगी वो हम डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो इस वाली कंडीशन को ध्यान रखना। अब उतार लीजिए, फिर अब इसका भी हम फेजर डायग्राम बना के कंप्लीट करते हैं, और बच्चों न्यूमेरिकल जो है इससे रिलेटेड हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि काफी बड़ा लेक्चर हो जाएगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एलसीआर सर्किट से रिलेटेड न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे सिर्फ, ठीक है ना, अगले लेक्चर में। इस वाले लेक्चर में हम इसका थ्योरी वाला पार्ट ही रखेंगे, अदरवाइज लेक्चर फिर हमारा थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो आप ये देखिए, पहले उतार लीजिए, फिर इसका भी थर्ड वाली कंडीशन का भी मैं आपको फेजर डायग्राम बना के बताता हूं। ठीक है बच्चों, मिटाता हूं, उतार लिया होगा आपने वो भी सब, ये भी, तो अब इसका हम डायग्राम बनाते हैं, वेक्टर डायग्राम। देखो जो इस कंडीशन का हमें फेजर डायग्राम बनाना है, तो फेजर डायग्राम बिल्कुल सिंपल होगा बच्चों, एक्स वाई, ठीक है, यहां से हम बना लेंगे ठीक है। और बच्चों ये क्या होगा, V नॉट एल, ये क्या होगा बच्चों, V नॉट सी। अब हमने देखा ना V नॉट एल इससे ज्यादा है, ना V नॉट सी इससे ज्यादा है, दोनों इक्वल है, क्योंकि हमने देखा ये इक्वल वाली कंडीशन है, तो दोनों से 90 डिग्री पे, इससे भी और इस वाले से भी क्या बना लेते हैं हम, V नॉट आर, ये तो हम जानते हैं आई नोट तो वी नोट की डायरेक्शन में ही होता है, तो ये आ गया हमारा वी नोट आर,
सर्किट में ये दोनों कंपोनेंट बचेंगे नहीं, और जो ये आएगा प्योर रेजिस्टिव सर्किट बन जाएगा। तो यही रिजल्टेंट होगा बच्चों इसके अंदर। फाई थीटा कोई फेज डिफरेंस तो होगा नहीं, हमने निकाला, ठीक है ना। तो ये तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट बन जाएगा। प्योर रेजिस्टिव सर्किट की कैलकुलेशन तो हमने अलग से जो लेक्चर है उसके अंदर प्योर रेजिस्टिव सर्किट की कैलकुलेशन की हुई है। तो ये तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट बन गया, फेज डिफरेंस होगा नहीं। तो यही लाइन जो होगी हमारी, यही रिजल्टेंट है। तो बना लीजिए आप। फिर हम इसके इम्पीडेंस का भी डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, ओमेगा एल। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/ओमेगा सी। और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, आर, ठीक है। और जो जेड होगा, जेड भी इसी डायरेक्शन में होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था। इसके अंदर जो रिजल्टेंट होगा वो इसी लाइन पे होगा, क्योंकि दोनों में कोई फेज डिफरेंस है नहीं। तो इसीलिए, क्योंकि इस कंडीशन में भी हम क्या बोल रहे हैं, जेड इज इक्वल टू आर। तो जो हमारा रिजल्टेंट इंपीडेंस होगा इसी लाइन पे आएगा। बना लीजिए डायग्राम। तो बच्चों ये हमारा कंप्लीट हो चुका है सीरीज एलसीआर सर्किट। सीरीज एलसीआर सर्किट के अंदर हमने क्या पढ़ा, सीरीज एलसीआर सर्किट के अंदर पहले हमने जो पीक वैल्यू है करंट की आई नॉट वो फाइंड आउट की, फिर फेज डिफरेंस निकाला, इंपीडेंस निकाला। फर्स्ट वाली कंडीशन के लिए व्हेन ओमेगा एल इज ग्रेटर देन 1/ओमेगा सी। फिर सेकंड वाली कंडीशन के लिए हमने कैलकुलेट किया 1/ओमेगा सी इज ग्रेटर देन ओमेगा एल, ठीक है। तो रिजल्टेंट नीचे की तरफ आया। और जो हमने थर्ड कंडीशन देखी ओमेगा एल इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी, जिसको हम रेजोनेंस की कंडीशन बोलते हैं। इसमें ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इंपीडेंस में सिर्फ आर बचेगा, जेड आर के इक्वल हो जाएगा। ये थर्ड वाली कंडीशन हमने देखी। इस कंडीशन में रेजिस्टेंस मिनिमम होगा और करंट मैक्सिमम होगा, ठीक है। और हमने देखा था कि पीछे भी जो हमने डायग्राम बनाए थे, हमने देखा था उनमें की जो इंपीडेंस है, जो हमारा इंडक्टेंस है, वो जो करंट से जो हमारा जो वोल्टेज है इंडक्टेंस वाला वो π/2 आगे होगा, और जो कैपेसिटेंस का है वो π/2 पीछे होगा। तो आपस में दोनों में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा, जो कि हमने बना के बताया भी था कि आपस में, क्योंकि ये 90 डिग्री करंट से 90 डिग्री पीछे ये होगा कैपेसिटेंस का वोल्टेज, और 90 डिग्री आगे होगा इंडक्टेंस का वोल्टेज, ठीक है। तो आपस में दोनों 180 डिग्री पे होंगे, और इसी वेक्टर डायग्राम को मानते हुए हमने रिजल्टेंट्स फाइंड आउट किए हैं। तो बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है। लेक्चर को आप एक बार इत्मीनान से पूरा रिवाइज कीजिएगा, सारे डायग्राम्स को देखिएगा, और आप देखेंगे एक ही तरीके से एक ही प्रोसीजर को काम में लेते हुए हमने सबको कंप्लीट किया है। सिंपली आपको समझ में आ जाएंगी सारी कंडीशन, सारी वैल्यूज। और देखिए बच्चों, यूट्यूब पे इतना डिटेल्ड लेक्चर आपको देखने को नहीं मिलेगा, जिसमें एलसीआर सर्किट के बारे में हर एक कंडीशन को हर एक डायग्राम के साथ इतने डिटेल से बताया हो। तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड एलसीआर सर्किट से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।